कोलकाता की सुबह उस दिन कुछ अलग ही थी, जैसे धूप ने खुद को भी पर्दों के पीछे छिपा रखा हो और हवा किसी अनजान बेचैनी का संकेत दे रही हो। शहर के दक्षिण हिस्से में स्थित एक पुरानी हवेली के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे थे, क्योंकि मशहूर व्यापारी हरिपद नंदी अचानक गायब हो गए थे और घरवालों का कहना था कि ये कोई साधारण गुमशुदगी नहीं। ब्योमकेश को जब इस घटना की सूचना मिली, वो तुरंत वहां पहुंचा और उसने महसूस किया कि उस हवेली का वातावरण मानो किसी दबे हुए रहस्य को सांस रोके हुए है। दालान में कदम रखते ही उसे हल्की सी कपूर जैसी गंध आई, जो सामान्य घरेलू सुगंध नहीं थी बल्कि किसी रासायनिक चीज की याद दिला रही थी। कमरा अंदर से बिल्कुल व्यवस्थित था, लेकिन इतनी परफेक्ट साफ सफाई अक्सर किसी अनहोनी की तरफ इशारा करती है, क्योंकि अपराध स्थल कभी इतना शांत नहीं होता जब तक कि किसी ने बेहद सोच समझकर उसे तैयार ना किया हो। बिस्तर की चादर तनी हुई थी, मेज पर रखी डायरी का पन्ना बीच में खुले शब्द पर अटक गया था और खिड़की का पर्दा आधा मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने जल्दी में उसे छुआ हो। ब्योमकेश ने सबसे पहले कमरे की बारीकियों पर ध्यान दिया। एक कलम बिना ढक्कन की जमीन पर पड़ी थी, जिसकी नोक हल्की मुड़ी हुई थी, मानो उसे लिखते लिखते अचानक किसी ने झटका दिया हो। उसने परिवार से पूछताछ शुरू की और पता चला कि हरिपद पिछले कुछ दिनों से बेचैन रहते थे। रात को उठकर घर में टहलते थे और किसी अनदेखे खतरे से डरते से लगते थे। उनका छोटा बेटा ये भी बताता है कि पिता अक्सर देर रात खिड़की के बाहर देखने लगते थे, जैसे कोई उन्हें दूर से घूर रहा हो। दालान की दीवार पर लटके कैलेंडर पर एक तारीख को लाल पेंसिल से गोल घेरा बना हुआ था, 5 दिन बाद वाली तारीख। ये देखकर ब्योमकेश के मन में पहला संदेह उभरता है कि गायब होने का कोई प्लान पहले से मौजूद था या किसी ने हरिपद को उस तारीख से जोड़कर धमकाया था। कुर्सी के पास रखी चप्पल की पोजीशन अजीब थी, एक कमरा भीतर की तरफ, दूसरी हल्की बाहर की ओर। इससे पता चलता है कि हरिपद ने अचानक उठने की कोशिश की होगी और कोई अप्रत्याशित घटना हुई होगी। बगीचे की तरफ जाने वाला पिछला दरवाजा बिना किसी बाहरी चोट के बंद था, लेकिन उसकी कुंडी हल्की तिरछी थी, जो इस बात की ओर संकेत देती है कि किसी ने जल्दी में उसे बंद किया था। बाहर जाते ही पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज तेज होती जाती है और ब्योमकेश उनके संकेतों को समझते हुए पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचा, जहां मिट्टी में एक बहुत ही असामान्य पैरों के निशान दिखे। निशान ऐसे थे मानो कोई व्यक्ति बेहद सावधानी से चलता हो, पर फिर भी कुछ जगहों पर कदम गहरे दबे थे। ये किसी घबराहट का संकेत था। निशानों के पास ही एक छोटे से कठोर पेपर का टुकड़ा मिला, जिस पर हल्की स्याही से एक नंबर लिखा हुआ था, 38/7x2। ये नंबर किसी सामान्य बैलेंस शीट का कोड नहीं लग रहा था, बल्कि किसी छिपे संदेश जैसा था जिसे हरिपद समझते थे या समझने की कोशिश कर रहे थे। घर के मुनीम से पूछताछ में ये बात सामने आई कि हरिपद नियमित रूप से एक अनजान व्यक्ति से शहर के उत्तरी हिस्से में किसी चाय खोखे पर मिलते थे, लेकिन वो कभी भी उस व्यक्ति की पहचान साझा नहीं करते थे। मुनीम ने बताया कि हरिपद जब भी उस व्यक्ति से मिलकर लौटते, वे कुछ देर तक चुप रहते, जैसे दिमाग में कोई उलझन घूम रही हो। उनकी उंगलियां अक्सर कांपती थीं, जो ये बताता था कि मुलाकात साधारण नहीं बल्कि किसी मानसिक दबाव से जुड़ी थी। ब्योमकेश ने फिर चाय खोखे का रुख किया। वहां का माहौल साधारण था, लेकिन दुकानदार की आंखों में हल्का डर साफ झलक रहा था। उसने बताया कि हरिपद जिस व्यक्ति से मिलते थे, वो अजीब तरीके से बैठता था, हमेशा पीठ दीवार से लगाकर, आसपास नजरें दौड़ाता हुआ। वो कभी चाय खत्म नहीं करता था, बस 1-2 घूंट लेकर घंटों बैठा रहता। उसने ये भी कहा कि उस व्यक्ति के चेहरे पर ऐसा भाव होता था कि वो किसी गहरी योजना को दिमाग में पका रहा हो। चाय खोखे से निकलने के बाद ब्योमकेश के पैर खुद ब खुद शहर के बाहरी हिस्से की ओर बढ़ते गए, जहां उसे उस नंबर का पहला लिंक मिला। एक पुराने गोदाम का पता जो अब वर्षों से बंद था, लेकिन अंदर की धूल मिट्टी देखकर यह पता चलता था कि अंदर हाल ही में किसी ने गतिविधि की है। लकड़ी के बक्से व्यवस्थित थे, जिन पर अभी भी ताज़ा उंगलियों के निशान मौजूद थे।
एक कोने में उसने एक लोहे का ट्रंक देखा जिसके ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन कपड़े के किनारे पर किसी भारी वस्तु के रखे होने का गड्ढा बना हुआ था, मानो किसी ने जल्दी में उस वस्तु को हटाया हो। गोदाम की हवा भारी थी, जैसे वो अपने अंदर अनगिनत राज समेटे बैठी हो। दीवार पर आधा मिटा हुआ एक चिन्ह बना हुआ था, शायद कोयले से बनाया गया, लेकिन उस चिन्ह की आकृति कुछ ऐसी थी कि वो किसी विशेष समूह या व्यक्ति की पहचान का हिस्सा हो सकती थी। अचानक बाहर से आने वाली फुटस्टेप्स की आहट ने उसकी सोच को तोड़ दिया। उसने धीरे से मुड़ से झांक कर देखा, एक काली छाया बिजली की तरह वहां से गुजर गई। छाया इतनी तेज थी कि चेहरा पहचानना लगभग असंभव था। वो छाया कहीं गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद से ब्योमकेश को लगातार महसूस होने लगा कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। मन में बेचैनी थी, लेकिन तर्क उसे मजबूती दे रहा था। वो वापस घर जाकर सारे सबूतों को जोड़ने लगा। हर तथ्य, हर निशान, हर अनदेखा की गई चीज एक नई दिशा देती थी। उसे महसूस हुआ कि हरिपद का गायब होना किसी लालच भरे अपराध से नहीं, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक साजिश से जुड़ा है। ऐसी साजिश जिसमें अपराधी सामने नहीं आता, बल्कि दूसरे व्यक्ति के मन में भ्रम, आशंका और डर पैदा करके उसे रास्ते से हटाता है। कमरे की हालत, बगीचे के निशान, गोदाम की रहस्यमय गतिविधि और छायादार आकृति, ये सब किसी ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं जो हर कदम, हर प्रतिक्रिया पहले से समझता है। रात गहराने लगी, लेकिन ब्योमकेश के भीतर की बेचैनी बढ़ती गई। वो अपनी डायरी में लिखता है कि जिस अपराधी का वो पीछा कर रहा है, वो केवल चालाक नहीं, बल्कि अदृश्य होने की कला में माहिर है। ये कोई ऐसा दुश्मन है जो हरिपद के व्यक्तिगत डर और मानसिक कमजोरियों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। डायरी में आखिरी पंक्ति वो लिखता है, ये मामला सिर्फ एक आदमी के गायब होने का नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति के सच को सामने लाने का है, और ये कहानी अभी सिर्फ शुरुआत है। अगली सुबह शहर की हवा में एक अनोखी ठंडक थी, जैसे रात भर कोलकाता ने किसी अनकही सच्चाई का बोझ ढोया हो और सूरज ने भी आज के दिन की शुरुआत में संकोच दिखाया हो। ब्योमकेश रात भर की थकान बावजूद अपने अध्ययन कक्ष में बैठा कोड, निशानों और घटनाओं के क्रम को जोड़ते हुए समझने की कोशिश में था कि आखिर कौन सी अदृश्य ताकतें हरिपद नंदी को इस कदर घेर चुकी थीं कि वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। सुबह 7 बजे वो उस डायरी के पन्नों पर उभरे विचित्र शब्दों का अध्ययन कर रहा था, जिनमें बार बार ऐसे वाक्य उभरते दिख रहे थे जो किसी मानसिक दबाव की ओर संकेत करते थे, जैसे आवाजें लौट आती हैं, मुझे कोई देख रहा है और तारीख करीब है। इन पंक्तियों ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि हरिपद का सामना किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति से था जो उनके मनोबल को धीरे धीरे खा रही थी। वो इतनी गहराई तक बैठ चुका था कि व्यापारी व्यवहार में भी उसका असर साफ दिखने लगा था। इतना जानने के बाद ब्योमकेश ने फैसला किया कि अब उसे हरिपद के पुराने व्यापारिक इतिहास की परतों को खंगालना होगा, क्योंकि अक्सर साजिश की जड़ वहीं छिपी होती है जहां सबसे कम देखने की उम्मीद होती है। 10 बजे वो हरिपद के पुराने दफ्तर पहुंचा, जहां धूल से ढकी मेजें और बंद दराजें मानो अपनी चुप्पी में 100 कहानियां छिपाए हुए थीं। दराज खोलते ही उसे कागजों का एक बंडल मिला, जिसमें पुराने कॉन्ट्रैक्ट, लेन देन की रसीदें और कुछ असामान्य दस्तावेज थे। ऐसे दस्तावेज जिन पर हस्ताक्षर तो हरिपद के थे, लेकिन भाषा और शर्तें उनके सामान्य तौर तरीके से बिल्कुल अलग थीं। इन दस्तावेजों को देखते ही यह स्पष्ट हो गया कि किसी ने उन्हें ऐसे समझौतों में फंसाया था जिनका उद्देश्य उन्हें धीरे धीरे आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर करना था। इस दौरान एक पुराने सहायक ने यह भी बताया कि हरिपद कुछ महीनों से किसी खास आदमी को बहुत महत्व देने लगे थे, जबकि वो व्यक्ति व्यापार जगत में किसी को ज्ञात नहीं था। उसकी पहचान इतनी धुंधली थी कि अब तक कोई उसका चेहरा भी सही से याद नहीं कर पा रहा था। दफ्तर से लौटते समय ब्योमकेश को लाइब्रेरी की याद आई, जहां हरिपद अक्सर रात के समय पहुंचते थे। वहां जाकर उसने पाया कि उन्होंने लगातार मनोविज्ञान और मानव व्यवहार पर आधारित कुछ बड़ी किताबें इशू की थी, खासतौर पर ऐसे किताबें जो अवचेतन नियंत्रण, मानसिक दबाव और परछाई व्यक्तित्व जैसे विषयों पर केंद्रित थीं।
लाइब्रेरियन ने बताया कि जब भी हरिपद ये किताबें लेते वे असामान्य रूप से डरे हुए लगते थे, जैसे कोई उनकी सोच को भीतर से प्रभावित कर रहा हो और वे उससे मुक्त होने की कोशिश कर रहे हों। यह सुनकर ब्योमकेश के मन में पहली बार यह संभावना जन्मी कि अपराधी न केवल बाहरी चालों से हरिपद को जकड़े हुए था, बल्कि उनकी मानसिक कमजोरियों को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। दोपहर लगभग 2 बजे वो उन सभी दस्तावेजों के साथ स्लेट स्ट्रीट पहुंचा, जहां शहर का पुराना अभिलेखागार था। यहां से उसे एक नाम मिला, शशांक रॉय। ये नाम पहली बार किसी फर्जी कंपनी के प्रस्ताव में दर्ज दिखाई दिया था। अभिलेखागार की मोटी किताबों में खोजते हुए पता चला कि शशांक कभी हरिपद का व्यावसायिक प्रतिद्वंदी था, जिसने उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दायर किए थे, लेकिन हर बार हारने के कारण मानसिक रूप से अस्थिर माना जाने लगा था। उस फाइल में यह भी लिखा था कि शशांक अपने आप को असाधारण रणनीतिकार मानता था और दूसरों के दिमाग पढ़ने का दावा करता था। ये पढ़कर ब्योमकेश को एहसास हुआ कि यह मामला साधारण व्यावसायिक दुश्मनी का नहीं, बल्कि किसी गंभीर मानसिक विक्षेप से पीड़ित व्यक्ति की खतरनाक योजना का भी परिणाम हो सकता है। शाम होते ही वो सीधे शशांक के घर पहुंचा। घर बाहर से शांत और व्यवस्थित था, लेकिन अंदर जाते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता था। दीवारों पर बने विचित्र आरेख, टेबल पर फैले नंबरों के पन्ने और कमरे में फैली हल्की दवाओं की गंध से स्पष्ट था कि शशांक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहा। एक कमरे में उसे एक लोहे का ट्रंक मिला, जिसमें हरिपद के कई निजी कागज, उनकी हस्तलिखित नोटबुक और वही कोडित रसीदें जैसे कई असामान्य दस्तावेज थे। ये साफ था कि हरिपद को मानसिक भ्रम में डालने के पीछे शशांक का ही दिमाग था। ट्रंक बंद ही करने वाला था कि अचानक कदमों की आहट ने सन्नाटा चीर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही छायादार आकृति कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब स्पष्ट था और वो कोई और नहीं बल्कि शशांक रॉय ही था। उसकी आंखों में एक तीखी सिहरन थी, जैसे वो खुद को विजेता समझ रहा हो। ब्योमकेश ने शांत स्वर में उससे सवाल किए। हरिपद का गायब होना, उनके दस्तावेजों का चोरी होना, कोडित मनसे, गोदाम में छिपे संकेत, सबका जवाब धीरे धीरे शशांक की झुकी दृष्टि से मिलने लगा। आखिरकार तनाव टूट गया और शशांक ने स्वीकार किया कि उसने हरिपद को धीरे धीरे मानसिक दबाव में डालकर उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां वे हर शब्द, हर आवाज और हर संकेत पर शक करने लगे थे। उसने बताया कि वो हरिपद को उनके ही डर का शिकार बनाना चाहता था, ताकि उनके व्यापार का नियंत्रण अपने हाथों में ले सके और बदला भी पूरा हो जाए। उसने हरिपद को 5 दिन वाली तारीख के नाम पर फुसलाकर एक पुराने बंद कारखाने में बुलाया था, जहां मिलने का वादा किया था। फिर उसने वो बात बताई जिसने मामले को अचानक और भी खतरनाक बना दिया। हरिपद को उसने अपने साथ ले जाकर एक ऐसी जगह रखा था जहां वे किसी से संपर्क नहीं कर सकते थे। ये सुनकर ब्योमकेश ने तुरंत पुलिस तो बुलाया, लेकिन वो शशांक से वास्तविक लोकेशन निकलवाने के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाता है। वो कहता है कि एक सच्चा रणनीतिकार हमेशा अपनी चाल का तार्किक प्रमाण देता है, और अगर शशांक वाकई इतना तेज दिमाग का है तो उसे अपना मास्टर प्लान सबके सामने दिखाने में गर्व होना चाहिए। ये बात शशांक के अहंकार पर लगी और वो खुद लोकेशन बताने को मजबूर हो गया। पुलिस के साथ वहां पहुंचकर हरिपद को अंततः सुरक्षित बाहर निकाला गया। कमजोर, परेशान लेकिन जिंदा, वो लगातार कह रहे थे कि आवाजें अब रुक गईं, मानो उनके मन का बोझ आखिर उतर गया हो। उन्हें अस्पताल ले जाते हुए ब्योमकेश ने महसूस किया कि इस मामले में जीत सिर्फ अपराधी को पकड़ने की नहीं, बल्कि एक टूटते हुए व्यक्ति को उसकी मानसिक लड़ाई से बाहर निकालने की भी थी। रात के 9 बजे वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, जिसने आज एक अदृश्य जाल की सभी परतें उधेड़ कर रख दी थीं। उसने डायरी में अंतिम पंक्ति लिखी, हर अपराध हथियार से नहीं होता। कई बार सबसे खतरनाक वार मन पर किए जाते हैं, और उन्हें पहचानने के लिए केवल तर्क नहीं, बल्कि मानव स्वभाव की गहराई को समझने की क्षमता चाहिए।